आरएसएस और भारत, एक शताब्दी की कहानी। भारत में शायद ही कोई ऐसा संगठन हो जिस पर इतनी चर्चा और बहस होती हो जितनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर। किसी के लिए आरएसएस राष्ट्र सेवा और सामाजिक संगठन का सबसे बड़ा स्वयंसेवी आंदोलन है, तो किसी के लिए यह एक वैचारिक संगठन है जिसकी भूमिका को लेकर गंभीर राजनीतिक और ऐतिहासिक बहसें होती रही हैं। लेकिन सवाल है, आरएसएस आखिर है क्या? इसकी शुरुआत क्यों हुई? इसने भारत के समाज को कैसे प्रभावित किया? और आज भारत के सार्वजनिक जीवन में इसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आइए शुरू करते हैं आरएसएस और भारत की लगभग एक सदी लंबी कहानी। Don't forget to subscribe. शुरुआत करते हैं 1925 नागपुर से। तो 27 सितंबर 1925 विजयदशमी का दिन नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आरएसएस के आधिकारिक इतिहास के अनुसार शुरुआती उद्देश्य स्वयंसेवकों का शारीरिक, बौद्धिक और संगठनात्मक प्रशिक्षण था। हेडगेवार का मानना था कि भारत की कमजोरी केवल विदेशी शासन नहीं है, बल्कि समाज के भीतर मौजूद विभाजन और संगठन की कमी भी है। इसी सोच से शुरू हुई दैनिक शाखा। दैनिक शाखा में व्यायाम, अनुशासन, खेल, बौद्धिक चर्चा और संगठनात्मक प्रशिक्षण होने लगा। छोटे स्तर से शुरू हुआ यह प्रयोग धीरे धीरे नागपुर से बाहर फैलने लगा। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, लेकिन हेडगेवार का स्वतंत्रता आंदोलन से संपर्क इससे पहले का था। असहयोग आंदोलन के दौर में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया और जेल की सजा दी। 1930 में जब पूर्ण स्वराज्य और सविनय अवज्ञा का दौर आया, तब हेडगेवार ने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया और लगभग 9 महीने जेल में रहे। आरएसएस के आधिकारिक टाइमलाइन में इस घटना का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ इतिहास की एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि हेडगेवार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी और आरएसएस की संगठनात्मक भूमिका एक ही चीज़ नहीं थी। आरएसएस का मुख्य संगठनात्मक जोर शाखा और समाज संगठन पर रहा। आइए बात करते हैं आरएसएस की विचारधारा की। तो आरएसएस स्वयं को एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करता है। इसकी विचारधारा में हिंदू समाज का संगठन, राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, सेवा और भारत की सांस्कृतिक पहचान प्रमुख विषय है। आरएसएस के अपने दस्तावेजों के अनुसार उसका लक्ष्य एक संगठित और चरित्रवान समाज का निर्माण करना है। यहीं से आरएसएस की विचारधारा को लेकर बहस भी शुरू होती है। आरएसएस हिंदू को केवल पूजा पद्धति के अर्थ में नहीं, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखने की बात करता है। इसके आलोचक इसे हिंदू राष्ट्र की विचारधारा से जोड़कर देखते हैं। इसीलिए आरएसएस को समझने के लिए केवल उसके समर्थकों को नहीं, बल्कि उसके आलोचकों और स्वतंत्र इतिहासकारों को भी पढ़ना जरूरी है। आइए हम बात करते हैं गांधी और आरएसएस के बारे में। तो 1934 में महात्मा गांधी ने आरएसएस के एक शिविर का दौरा किया था। आरएसएस के इतिहास के अनुसार गांधी ने शिविर में जातिगत भेदभाव के अभाव को देखा और इस बात में रुचि दिखाई। यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में आरएसएस और गांधी के बीच संवाद और संपर्क के कुछ अवसर मौजूद थे। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि गांधी और आरएसएस की विचारधारा एक जैसी थी। दोनों के राष्ट्र और समाज को देखने के तरीकों में महत्वपूर्ण अंतर था। अब हम बात करें 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की, तो अब आता है सबसे विवादित अध्याय। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। आरएसएस ने कांग्रेस की तरह इस आंदोलन का संगठनात्मक नेतृत्व नहीं किया, लेकिन आरएसएस से जुड़े स्रोतों में कुछ स्वयंसेवकों की व्यक्तिगत भागीदारी का उल्लेख मिलता है। इसलिए इतिहास में एक महत्वपूर्ण अंतर है।
कुछ स्वयंसेवकों का व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में भाग लेना अलग बात है और पूरे आरएसएस संगठन का आंदोलन का नेतृत्व करना अलग। इसी मुद्दे पर आज भी इतिहासकारों और राजनीतिक विचारधाराओं के बीच बहस होती है। इसीलिए किसी भी डॉक्यूमेंट्री में दोनों पक्षों को सामने रखना अधिक विश्वसनीय तरीका है। तो अभी हम बात करें 1947 आज़ादी और विभाजन की। तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के साथ देश का विभाजन भी हुआ। पंजाब, बंगाल और दूसरे क्षेत्रों में हिंसा और विस्थापन ने लाखों परिवारों को प्रभावित किया। इस समय आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कई स्थानों पर राहत और सेवा कार्यों में भाग लिया, जैसे शरणार्थियों की सहायता, भोजन, चिकित्सा और पुनर्वास। आरएसएस की बात की पहचान में सेवा कार्य धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। आइए अब हम बात करते हैं आज़ादी के बाद आरएसएस। तो स्वतंत्रता के बाद आरएसएस का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं से गुजरा। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस यानी संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। बाद में प्रतिबंध हटा भी दिया गया। 1975 में आपातकाल के दौरान आरएसएस पर फिर प्रतिबंध लगाया गया और उसके अनेक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। आरएसएस के इतिहास विवरण के अनुसार आपातकाल के विरोध में भूमिगत गतिविधियों और लोकतंत्र की बहाली के प्रयासों में संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई। 1977 में आपातकाल समाप्त हुआ और आरएसएस पर प्रतिबंध भी हटा। इसके बाद संगठन का विस्तार और तेज हुआ। आइए अब हम बात करते हैं आरएसएस से जुड़े संगठन। तो समय के साथ आरएसएस से जुड़े या उससे प्रेरित अनेक संगठन अलग अलग क्षेत्रों में काम करने लगे, जैसे कि शिक्षा, मजदूर संगठन, विद्यार्थी संगठन, किसान सेवा, वनवासी कार्य, सामाजिक समरसता और राजनीतिक क्षेत्र में इन संगठनों की गतिविधियां दिखाई देने लगी। यही कारण है कि आरएसएस को केवल शाखाओं के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। आज इसे एक व्यापक संघ परिवार के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि प्रत्येक संगठन की अपनी स्वतंत्रता, संरचना और कार्यक्षेत्र है। आइए हम बात करते हैं राजनीति और आरएसएस की। तो आरएसएस स्वयं चुनावी राजनीति में सीधे भाग लेने वाला राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उसके स्वयंसेवकों और विचारधारा से जुड़े लोगों ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1951 में भारत जनसंघ की स्थापना हुई। बाद में इसी राजनीतिक धारा ने जनता पार्टी और आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण आज आरएसएस और भारतीय राजनीति के संबंधों पर लगातार चर्चा होती है। विशेषकर बीजेपी और आरएसएस के संबंध भारतीय राजनीतिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण विषय है। आइए अब हम बात करते हैं सेवा कार्य की। तो आरएसएस की पहचान का एक बड़ा हिस्सा उसके सेवा कार्यों से जुड़ा है। बाढ़ हो, भूकंप हो, महामारी हो या अन्य प्राकृतिक आपदा, आरएसएस के स्वयंसेवक राहत और सेवा गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं। आरएसएस के अनुसार पिछले दशकों में उसके सेवा कार्यों का नेटवर्क शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास, सामाजिक समरसता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों तक फैला है। समर्थकों के लिए यही आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत है। व्यक्तिगत निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण। आइए अब हम बात करते हैं आरएसएस और आज का भारत। तो आज आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने के दौर में है। 1925 में नागपुर की एक छोटी शुरुआत से निकलकर यह संगठन भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाला संगठन बन चुका है। आरएसएस स्वयं अपने शताब्दी वर्ष को सामाजिक संगठन और सेवा के विस्तार के अवसर के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके समर्थक कहते हैं कि आरएसएस ने राष्ट्रवाद
अनुशासन, सेवा और सामाजिक संगठन को मजबूत किया। इसके आलोचक संगठन की विचारधारा, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और राजनीति पर उसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाते हैं। यानी आरएसएस को समझने के लिए केवल प्रशंसा या आलोचना दोनों में से किसी एक को सुनना पर्याप्त नहीं रहता। इसके लिए आपको दोनों को बराबर तरीके से समझना होगा और संघ के शाखा में जाकर या संघ के व्यक्तिगत लोगों के साथ मिलजुल कर बातचीत करके संघ को समझने की आवश्यकता होती है। तो हम इसका निष्कर्ष निकाले तो आखिर आरएसएस और भारत की कहानी क्या है? तो 1925 में नागपुर से शुरू हुआ एक छोटा संगठन जिसका आधार था शाखा, अनुशासन, संगठन और स्वयं सेवा। इससे संस्थापक हेडगेवार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। आज़ादी और विभाजन के दौर में स्वयंसेवकों की अलग अलग गतिविधियां सामने आई। आज़ादी के बाद संगठन ने प्रतिबंधों और राजनीतिक विवादों का सामना किया और धीरे धीरे शिक्षा, सेवा, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक से जुड़े व्यापक नेटवर्क के माध्यम से भारतीय सार्वजनिक जीवन में इसका प्रभाव बढ़ाता गया। आज आरएसएस को कोई राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण संगठन मानता है तो कोई इसे हिंदू राष्ट्र की विचारधारा का केंद्र मानता है और कोई इसके राजनीतिक प्रभाव को लेकर सवाल उठाता है। लेकिन एक बात निर्विवादित है, वह है आरएसएस आज के भारत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सामाजिक संस्था है और इसे समझने के लिए सबसे ज़रूरी है भावना नहीं इतिहास, दावा नहीं प्रमाण और एक पक्ष नहीं पूरे संदर्भ को देखना। यही थी आरएसएस और भारत की लगभग एक सदी लंबी कहानी। अगर आपको भारत के इतिहास, संस्कृति और उन घटनाओं की गहराई से जानकारी चाहिए जिन पर अक्सर बहस होती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत को जानिए, इतिहास को समझिए। जय हिंद, जय भारत।